नमस्कार। आज हमारे बीच हिंदी के यशस्वी कवि, कथाकार और नाटककार सुश्री मीराकांत जी मौजूद हैं। मीराकांत जी के कथा लेखन का आयाम बहुत विस्तृत है। उनके कथा लेखन में हम एक तरफ संघर्षशील स्त्रियों के दुख दर्द को देखते हैं, तो वहीं इतिहास और मिथक भी उनके कथा साहित्य में देखने को मिलते हैं। और ये इतिहास और मिथक को उन्होंने अपने कथा साहित्य में इस रूप में चित्रित किया है जो हमें अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। उनका कथा साहित्य में कश्मीर और कश्मीरियत बहुत गहराई से सामने आते हैं, और शायद मुझे लगता है कि यही वो चीज़ है जो उन्हें कथा साहित्य में एक अलग स्थान देती है। आज हम मीराकांत जी से उनके कथा लेखन पर, उनके नाटक लेखन पर बातचीत करेंगे। आज हम यहाँ ताले में शहर के प्रकाशन के उपलक्ष्य में हिंदी युग्म के कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं हिंदी युग्म के सभी सदस्यों को और अपने श्रोताओं को और हरियश राय जी, आप सबको नमस्कार करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कथा साहित्य पर विस्तार से बातचीत करने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआती कहानियाँ हाइफन थी, और उस शुरुआती दौर की कहानियों से लेकर के अभी आपने हाल ही में मोहन राकेश जी का उपन्यास कांपता हुआ दरिया को पूरा किया है। यानी हाइफन से लेकर के कांपते हुए दरिया तक की यदि आपके कथा लेखन की यात्रा को हम अपने दर्शकों को बताना चाहें तो आप किस रूप में बताना चाहेंगे? हालांकि बड़ा लंबा रेंज है इस सवाल का। नहीं, रेंज तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए कथा, ये जो आपने लेखन यात्रा की बात की, जी, वो थोड़ा वजनदार शब्द है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भीतर एक सृजनशील मन है जो इंसान को, समाज को, अपने आसपास को कुछ ठहर कर देखता है, उस पर गौर करता है। मुख्य धारा से जो छूट गए लोग हैं, निरुपाय, उपेक्षित, ढकियाए हुए हाशिए की तरफ, तो इन लोगों के जीवन संघर्ष को, इनके दर्द को मैं कोशिश करती हूँ कि अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से इन्हें नेपथ्य से मंच पर ला सकूँ। और वैसे लेखन तो देखिए अंतस चेतना से जुड़ा होता है, तो हमारे मतलब सबका ही होता है कि चेतन अवचेतन के बीच में एक जो पतली सी दीवार होती है, वो कभी होती है, कभी ढह जाती है। तो इसीलिए मुझे जो समाज की विसंगतियां हैं, जो आयरनीज हैं, वो बहुत चुभती थी। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे बताऊंगी कि बचपन में मैं इस चीज़ पे बहुत गौर करती थी कि जो मानव संबंध हैं, इतने जटिल मानव संबंध, और उनमें जो खास तौर से सत्ता और अधिकार की जो लड़ाई है, ये क्या है, और इसकी वजह से जो औरतें हैं उन्हें हमेशा दोयम दर्जे का स्थान मिला। तो बल्कि आज भी मैं इन चीज़ों को सोच के बहुत दुखी होती हूँ और हैरान भी होती हूँ कि कैसी स्थिति है कि आज हम देखिए द्रौपदी, ध्रुवसामिनी, दिव्या, या आज की कामकाजी महिला ले लीजिए, इन सब के जीवन संघर्ष की बात, इन सब के दर्द की बात हम एक ही मन से कर पाते हैं। तो ये कैसी अजीब स्थिति है। फिर समाज में जाति और वर्ग के स्तर पर भी भेदभाव है, वहाँ असमानता है, अन्याय है, गरीब तबकों में भी न्याय के लिए उन्हें लड़ना पड़ता है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहना चाहिए कि अपने मन की दरारों में फंसे हुए लोग होते हैं, जो कि मानसिक रूप से थोड़े असंतुलित होते हैं। तो इन सब का जो दर्द है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको रेखांकित करूँ, क्योंकि जब हम एक सरोकार के साथ लिखते हैं तो मुझे लगता है सृजन को भी और जीवन को भी अर्थवत्ता तो तभी मिलती है। जी, और बाकी मैंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, इसके साथ साथ मैंने नाटक बहुत लिखे, जो कि बहुत भाषाओं में उनका अनुवाद भी हुआ। नाटक मंचित बहुत हुए, देश भर में मंचित हुए, और कई नाटक तो संस्कृत में भी हुआ। तो इस तरह से ये चल रहा है, और ये लगातार अभी आगे चलता भी रहेगा इंशाल्लाह। आपने अभी जिक्र किया कि आपने स्त्रियों की मनोव्यथा को बहुत गहरे से देखा है।
मैंने भी देखा, जो भी आपने कुछ मिथक के पात्रों का जिक्र किया, वही मिथक के पात्र आपके इसमें भी रूबरू उभर करके आते हैं एक दूसरे फॉर्म के रूप में। अभी आपके नाटक हैं, तो उत्तर प्रश्न है एक नाटक आपका, एक नाटक है काली बर्फ है, एक है कि एक कोई था, कहीं नहीं, उपन्यास हाँ उपन्यास है वो। तो उसमें मैंने महसूस किया कि कश्मीर और कश्मीरियत पर ये चीज़ें, ये रचनाएं केंद्रित हैं। जैसे एक आपके उपन्यास में शबरी व अम्बरनाथ जैसे पात्रों के माध्यम से आपने कश्मीर का इतिहास हमारे सामने रखा है। इसी तरह जो यहाँ से आपका ये प्रकाशित हुई है किताब हम आवाज़ दिल्लियाँ, इनकी कहानियों को भी यदि हम पढ़ें तो इनकी कहानियों में भी समानांतर रूप से कश्मीर मौजूद रहता है। उनका उपन्यास पढ़ते वक्त आपने 1911 से लेकर के 1915 तक के कुछ संदर्भ आपके इस उपन्यास में आए हैं। तो इन संदर्भों को कहानी में पिरोने की कल्पना उपन्यास को एक नया आयाम देती है। जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा तो इस उपन्यास को लिखने के या रचनाओं को लिखने के आपके क्या स्रोत रहे, क्या प्रेरणा रही, जिस तरह आपने इन चीज़ों को पाठकों के सामने रखा? आपका ये सवाल असल में बूंद में समुद्र की तरह है। तो मैं इसे दो हिस्सों में देख पा रही हूँ। एक तो ये है कि रचनाओं में कश्मीर का आना, और दूसरा मैं देख रही हूँ अलग से हम आवाज़ दिल्लियाँ। तो मैं पहले कश्मीर पे बात करूँगी। जरूर। कश्मीर में असल में दशकों से सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक जीवन का और वहाँ के मनोजगत का की जो तबाही हो रही है वो देखकर मन बहुत दुखी होता है, और उसकी वजह से वहाँ के जो जीवन मूल्य हैं उनका ह्रास हो रहा है। और जब जो सृजनशील मन होता है वो ज़्यादा दुखी होता है। अब मैं क्योंकि मूलतः कश्मीर की हूँ, तो ये दर्द जो है, ये जो स्थितियाँ हैं, ये मेरे दिलो दिमाग पे एक तरह से कहना चाहिए कि छाई रहती हैं, मेरे अवचेतन पे कब्जा किए रहती हैं। तो अब चाहे इनकी वजह कुछ भी हो, चाहे हम कहें कि आर्थिक विकास नहीं है या कुछ दिशाहीन लोग हैं जो आतंकवाद में अपना योगदान दे रहे हैं, या राजनीति है, कुछ भी वजह रही हो, लेकिन वहाँ के जनजीवन की तो तबाही हो रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है ना। हाँ, तो इसलिए ये क्योंकि छाया रहता है अवचेतन में, तो ये बार बार लौट के ये इसको अभिव्यक्ति मिलती है रचनाओं में। और क्यों ना मिले, क्योंकि देखिए एक तरह से यही हमारी चीख है, यही आर्त पुकार है, यही असहमति है, तो ये कहीं ना कहीं से आती है। और फिर मुझे ये भी लगता है कि जब हम इस तरह की चीज़ों से जुड़ते हैं तो हमारी दृष्टि व्यापक होती है। दुनिया भर में आज देखिए आप, आतंकवाद की बातें हो रही हैं, विस्थापन का दर्द है, और तो और ये जो अपनी सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिताओं के संघर्ष की जो बात है, कश्मीर में भी उस तरह के मुद्दे हैं। तो हम एक व्यापक सरोकार से जुड़ते हैं, व्यापक संदर्भों से जुड़ते हैं, तो ये जाहिर है कि बार बार लौट के आता है। और दूसरा शायद आप वो हम आवाज़ दिल्लियाँ, जी हाँ, तो हाँ, उसमें भी थोड़ा आपने ठीक कहा कि उसमें भी थोड़ा सा एक समानांतर कहानी है जो कि एक कश्मीरी परिवार की कहानी है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि जो हम आवाज़ दिल्लियाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पर केंद्रित है। 100 साल की दिल्ली, कोई लगभग 1825-26 से लेकर 1927 तक की दिल्ली, जब यहाँ अंग्रेज़ों का राज था और उनसे मुक्ति के लिए स्वतंत्रता आंदोलन भी, आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी। तो उस माहौल में मैंने देखा, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि इंसानी रिश्ते उस सामाजिक राजनीतिक उन संदर्भों में इंसानी रिश्ते जो बनते बिगड़ रहे थे, अलग अलग समुदायों के रिश्ते, ये बहुत समय से, बहुत दशकों से मेरे मन पे एक दबाव सा डाले हुए थे कि मैं इस पर कुछ लिखूं। फिर जो दिल्ली का इतिहास है, दिल्ली के जो स्मारक हैं, खास तौर से दिल्ली की गली कूचे पुरानी दिल्ली की तहजीब, दिल्ली की ज़बान, ये अपने आप में एक नैरेटिव है। तो इनके आकर्षण से मुक्ति बड़ी मुश्किल है। तो इन सब को लेकर मैंने एक काल्पनिक कहानी बुनी
और ये उपन्यास लिखा तो बल्कि कभी कभी ये लगता रहा पूरे टाइम लिखते हुए भी कि ये कुछ कल्पना और इतिहास की कुछ पकड़म पकड़ाई सी चल रही है। और जब ये नावल पूरा हुआ तो लगा कि जैसे कि इतिहास एक कैरेक्टर के रूप में उभर कर आया है, वो लगातार हमारी उंगली पकड़कर चल रहा है। हाँ, तो और कुछ सवाल थे मन में, जैसे कि मजहब को लेकर, अलग अलग मजहबों को लेकर, अलग अलग समुदायों को लेकर, और तो और कुछ रोचक प्रश्न भी थे, जैसे कि दिल्ली को ये जो स्पेलिंग मिले अंग्रेजी में, ये उल्टे सीधे ये कैसे मिले। बाद में मुझे पता चला कि एक अंग्रेज अफसर की गलती से हो गया, जो स्पेलिंग ये जी, तो उसकी गलती से उसने कहीं नोट में ये स्पेलिंग लिख दिया, तो क्लर्क ने भी आगे वही चला दिया। कुछ समय बाद किसी ने पकड़ा, भाई ये ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये कैसे लिखा, तो उनका गलती हो गई। तब अंग्रेजों ने चाहा कि इसको ठीक कर दिया जाए, लेकिन तब तक बात आगे निकल गई थी और इसको ठीक करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उस पर भी थोड़ा सा विवाद हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि इसको फिर दिल्ली बोला जाए, कुछ लोगों ने कहा नहीं दिल्ली बोला जाए। तो इस पे जब सहमति नहीं हुई तो जैसे गलत है उसे चलने दिया जाए। तो इसी तरह से एक और बात मुझे बड़ी हैरान करती थी कि देखिए, पहले तो पुरानी दिल्ली में ही ज्यादा लोग रहते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने इधर उधर आसपास दक्षिण में, नॉर्थ दिल्ली में इधर उधर कर लिए। लेकिन जो पुराने लोग थे, जब वो पुरानी दिल्ली जाते थे तो लगातार कहते थे मैं शहर जा रहा हूँ। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता था। और जो पुरानी दिल्ली में रहते थे वो मेहरौली को लगातार पुरानी दिल्ली कहते रहते थे। तो ये कुछ समझ नहीं आता था कि ये क्या है। तो इसके इतिहास को पढ़कर ये जाना कि दिल्लियां कितनी थी। तो और दिल्लियां बार बार मिटाई गई, तबाह की गई, ठीक है। उसी तबाही पर दिल्ली फिर आबाद हुई, और आबाद हुई तो एक नए नाम के साथ आबाद हुई। लेकिन फिर भी एक जो आकर्षक बात है, मुझे ये सोच के अच्छा लगता है कि चाहे हर दिल्ली को एक नया नाम मिला, मगर एक नाम था जो उस तबाही में, कहना चाहिए कि उस तबाही के खामोश अंधेरे में दर्द की तरह साथ में बहता चला आया, और वो था दिल्ली। तो दिल्ली में ऐसी कशिश थी। तो इस कशिश ने ये उपन्यास, कहना चाहिए कि लिखवा लिया। और जो कश्मीरी परिवार था, मैं उसके माध्यम से ये भी बताना चाहती थी कि दिल्ली में लोग कौन हैं। ज्यादातर लोग इधर उधर से आए हुए हैं, और वो जब यहाँ आए तो बस वो दिल्ली के ही हो गए। उनकी भाषा खत्म, जैसे वो कश्मीरी परिवार है, भाषा नहीं है, संस्कृति नहीं है, थोड़ी सी कुछ चीजों को पकड़े बैठे हैं। अब तो दिल्ली के ही है, कहने को कश्मीरी हैं। तो इस तरह से बहुत थे। जो सीताराम बाजार था, एक जमाने में कश्मीरी प्रतिभाओं का गढ़ था। अच्छा। और जो ये नाम है सीताराम, ये भी एक कश्मीरी के नाम से ये बाजार को नाम मिला। अपने शायर मोमिन, वो पुरानी दिल्ली में रहते थे, वो रहते थे। तो और उस जमाने में, मतलब वैसे तो हमेशा से ही दिल्ली लोग आते रहे, लेकिन मुगलों के पीरियड में कश्मीर से लोग बहुत आए, और उनको यहाँ के दरबार में बहुत बड़े बड़े ओहदे मिले, क्योंकि उनको पर्शियन आती थी, फारसी में पारंगत थे वो लोग। एक तरफ से वहाँ संस्कृत भी बहुत है भाषा में, और फारसी भी बहुत है। तो उनको मुगल बहुत पसंद करते थे, क्योंकि कम्युनिकेट कर पाते थे ठीक से। तो मैं ये बताना चाहती थी। और ये जब मैंने ये उपन्यास लिखा, तो अक्सर लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि हम आवाज क्या है, हम आवाज दिल्लियां क्या है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे भी बताना चाहूंगी कि क्योंकि दिल्लियां बहुत थी, है ना, 9 दिल्ली, 10 बादली, किला वजीराबाद। तो जितनी दिल्लियां थी, वो एक समयावधि ऐसी आई, वो था हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, जब सारी दिल्लियां एक साथ बोल पड़ी, एक साथ प्रभात फेरियां गाने लगी, एक साथ नारे लगाने लगी, और वो एक स्वर में एक तान हो गई।
हम आवाज हो गई। हाँ। तो ये है हम आवाज दिल्ली। आपने सामूहिकता को एक नया अर्थ जी जी, सारी दिया। दिल्लियां एक थी उस समय हमारे आंदोलन में। जी बहुत अच्छा आपने बताया दिल्ली के बारे में। दिल्ली में कश्मीर से लोग आए और जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने आकर के दिल्ली को एक पहचान दी। फिर सब दिल्ली में जगह जगह से आए, बहुत आए। उस समय दिल्ली में आए विभाजन से पहले बंगाल की से बात बहुत तो आए, है। हाँ। बंगाल से आए, हाँ। पंजाब से आए, जी, उसके बाद अब तो जी। हर एक का शहर बन गया, एक राजधानी। जैसे जैसे जब ये राजधानी अंग्रेजों ने चुनी, उसके बाद उसके लोगों का बाद से आना आए। बहुत बहुत शुरू जब हो गया। कलकत्ता से राजधानी को यहाँ लाए तो उनके साथ ही काफिले में बहुत सारी बहुत लोग चीजें आ आ रहे गई थे, हैं। जी। लेकिन जहाँ जहाँ लोग आए वहाँ अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर हाँ, आए। वो ये भी दिल्ली की बहुत खासियत वो भी दिल्ली को मिली। वो भी दिल्ली को मिली। लेकिन दिल्ली की शेर व शायरी, हाँ। दिल्ली का खान पान, वेशभूषा, ये भी उन्होंने अपनाया। इतना आकर्षण जी। था दिल्ली में, शायद उससे न कौन जाए जी। दिल्ली छोड़कर। ये आकर्षण आज भी बना हुआ है बिल्कुल। और आपने अभी जैसे कश्मीर का जिक्र किया कि कश्मीर से बहुत लोग आए। जी। और क्या आपका उपन्यास अभी आपने पूरा किया, मोहन राकेश का उपन्यास जो कांपता हुआ जी, जी। दरिया, और वो आधा उपन्यास लिखा और मैंने जयदेव तनेजा जी की जी। भूमिका पढ़ी। उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है। जी, जी, जी। और बहुत विस्तार से हाँ, उन्होंने बताया ये है। प्रस्ताव मेरे सामने कि रखा किस था। तरह उन्होंने जी। आपको खोजा कि आप ही कोई जी। एक उन्होंने मुकम्मल पात्र समझा कि आप ही इस उपन्यास को पूरा कर सकती हैं। वैसे हिंदी साहित्य में ये परंपरा काफ़ी पहले से भी चली आ रही है। कमलेश्वर ने भी इस चीज़ों को किया, जी, जी, हाँ। उनके उपन्यास मोहन राकेश जी के नाटक को हाँ, किया था, मोहन जी। राकेश को, रमेश बख्शी ने भी लिखा, राजन यादव और मनु भंडारी ने भी मिलकर दोनों उपन्यास लिखे। एक इंच मुस्कान का जी। उपन्यास है। मैं थोड़ा इसमें एक मन में मेरे में एक संदेह सा रहता है, संदेह तो नहीं कह सकता, लेकिन एक जिज्ञासा रहती है। वो ये कि एक मूल लेखक ने जब उपन्यास लिखा तो उसकी रचना प्रक्रिया, सेट ऑफ माइंड एकदम अलग रही होगी। अब उस एक लंबे अंतराल के बाद आपने उस उपन्यास की कथा को पकड़ा, आपके सोचने समझने का तरीका, देखने की दृष्टि, आपका विचार प्रक्रिया एकदम शायद अलग रहा होगा। तो आपने किस तरह मोहन राकेश जी के इस विचार प्रक्रिया को, उनके भावों को इस उपन्यास में सामने रखा? किस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ा कि आप मोहन राकेश जी से तादाद में स्थापित कर सकें, उस कथा से तादाद में स्थापित कर सकें, और फिर आपने ये उपन्यास लिखा है? इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मुझे प्रस्ताव मिला, तो जैसे आपने अभी बताया ना कि कमलेश्वर जी ने किया और हाँ। बाकी लोगों ने किया, तो मेरे जहन में भी सबसे पहले जो बात आई थी वो थी कि एक ज़माने में अगे जो थे वो प्रतीक के संपादक थे, और उन्होंने ये योजना बनाई कि हम एक ऐसा उपन्यास लिखेंगे जिसका हर अध्याय एक अलग लेखक लिखेगा। तो उन्होंने कुछ लेखकों को चुना, जिसमें सब तो मुझे याद नहीं समय से, अमृतलाल नागर थे, विष्णु प्रभाकर जी थे, शायद चंद्रगुप्त विद्यालंकार थे, और खुद अकेले तो थे ही, और भी कुछ थे। तो बहुतों ने हाँ की, कुछ ने बाद में मना कर दिया, एक दो अंक देखने के बाद कि नहीं हम नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने एक आध लिखा, फिर निकल गए कि अब हम नहीं करेंगे। तो वो उपन्यास फिर 11 कड़ियां उसकी छपी प्रतीक में, और फिर प्रतीक का प्रकाशन जो था वो स्थगित हो गया। तो पता नहीं तो कितना लंबा चलता, लेकिन फिर अज्ञे ने, क्योंकि प्रकाशन ही नहीं हो रहा था, तो अज्ञे जी ने उसका एक अध्याय अंतिम लिखा और उसे किसी तरह से समप करके उसको किताब की शक्ल में छापा, और उसका नाम है 12 खंबा। अच्छा। उस उपन्यास का नाम, वो मैंने जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने वो उपन्यास अचानक लाइब्रेरी में मेरे हाथ में आया, तो मुझे लगा कि ये क्या चीज़ है। तो उसको पढ़ा, तो उसको जब मैं पढ़ा तो मैं भी इसी तरह से बहुत हैरान हुई थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, 3 ने लिख दिया तो अब चौथा कुछ और परसीव कर रहा है, फिर अगर पहले वाले ने रिपीट किया तो उसकी कहानी तो कहीं खो गई, अब वो किस तरह से सूत्रों को आगे बढ़ाएगा। तो आप यकीन मानिए मैंने उसे 4-5 बार पढ़ा। अच्छा। इसलिए नहीं कि मैं उसके कथानक को लेके बहुत मुतासिर हुई थी, जुड़ते हैं के लिए नहीं, लेकिन ये जो प्रयोग था ये अपने आप में ही मुझे बहुत अजीब, बड़ा डिफरेंट, अलग सा लग रहा था। तो मैं ये देखना चाह रही थी कि किस तरह से एक ने दूसरे के दिमाग को पढ़ा। तो यही चीज मुझे सबसे पहले कौन थी उस समय, इतने साल पहले का उपन्यास। तो मुझे खैर मैंने पहले तो जब ये प्रस्ताव आया तो मैंने
कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे कर सकती हूँ। मोहन राकेश जी का एक स्थान है, हम उनको पढ़ पढ़ के ही बड़े हुए हैं। तो लेकिन फिर जब मैंने वो उपन्यास पढ़ा, जो अधूरा उपन्यास मोहन राकेश ने लिखा है, बेहतरीन हिस्सा है वो। मतलब उसको पढ़ के कोई कह नहीं सकता है कि ये किसी गैर कश्मीरी की रचना है। अच्छा। उसको पढ़कर मैं हैरान थी कि कितना वो कश्मीरियों के हाजी जीवन में, कितना हाजियों के जीवन में वो कितना रमे थे। और मैंने बाद में पढ़ा भी कि वो महीनों महीनों सालों जाके उनके साथ रहते थे वहाँ पे। वो वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे, वहाँ के गोशे गोशे को जानते थे, और तो अब वहाँ की भाषा भी सीखने लगे थे। मैंने उनकी कुछ डायरीज में देखा कि वो उर्दू तो बहुत अच्छी जानते थे, उस उर्दू का स्क्रिप्ट भी, रस्मुल खत जिसको कहते हैं, उसमें भी लिखते थे। और मैंने कहीं देखा है कि उन्होंने कश्मीरी के कुछ गीत जो हैं वो देवनागरी में ही लिखे, मतलब वो याद करने की भी कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर मैं बहुत मुतासिर हुई थी। और वो लिखा तो इतना बढ़िया है कि आप सम्मोहित हो जाते हैं उस हिस्से को पढ़ के। मैंने कहा तनीजा जी को कि मैं एक कोशिश करके ज़रूर देखूंगी। और फिर मुझे लगा कि वैसे तो मैं कश्मीरी हूँ, मेरे पास संस्कृति का, भाषा का अनुभव बहुत हैं, कहानियाँ, मुहावरे वहाँ के बहुत हैं, लेकिन मुझे लगा मैं न्याय इस तरह से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हाजी जीवन वहाँ का एक अलग अलग तरह का जीवन है, जो हमेशा दरिया में ही रहते हैं, उनके घर भी वही हैं, है ना, उनकी दुनिया दरिया है। तो मैं कश्मीर गई 10-15 दिन के लिए, वहाँ रही, हाजियों के साथ मिली, उनके डूंगों में काफ़ी सफ़र किया, उनके डूंगों में मतलब बैठी, खाना वाना खाया, उनके साथ बहुत बातें की उनके बारे में, उनके अतीत के बारे में। और फिर मुझे लगा कि चलिए कोशिश करके देखते हैं। और फिर ये जो अधूरा उपन्यास था, इसको पढ़ा, बार बार पढ़ा। इसके कुछ सूत्रों को उठाना था। तो जो अंधेरे या धुंधले से जो कोने थे उसमें, हाँ, लेकिन उस समय जो मेरे लिए सबसे बड़ा उजाला था, वो कहना चाहिए कि मोहन राकेश जी को मैंने बार बार पढ़ा था, बहुत बचपन से ही। तो उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं थी वो मेरे जहन में बराबर थी, और उन्हीं के उजाले में मैं इसको पढ़ रही थी कि मैं इन सूत्रों को कैसे उठाऊं। लेकिन मेरे सामने कुछ सीमाएं भी थी, क्योंकि एक तो देखिए, मुझे इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना था। अच्छा। जितना मोहन राकेश जी ने लिखा उतनी पृष्ठ सीमा से थोड़ा कम रखना था। तो यानी मुझे, वो दरिया में निकले थे सैर करने मान लीजिए, और वो मोहन राकेश जी बहुत इत्मीनान से लिख रहे थे। अगर वो लिखते तो वो पता नहीं कितना ये कितना मोटा नॉवल होता, वृत्ताकार नॉवल होता। लेकिन अब मेरे सामने तो सीमाएं थी, मुझे दरिया से आगे सफर नहीं बढ़ाना था, बल्कि लौट के आना था और उपन्यास को एक तार्किक अंत देना था। तो मैंने उनके कुछ छूटे हुए धागों को तो उठाया, लेकिन उसमें बहुत निर्ममता से काम करना पड़ा, क्योंकि कुछ प्रसंग ऐसे थे, मुझे लगा कि इनको अगर मैं बढ़ाऊंगी तो कुछ नए आयाम भी मिल सकते हैं। लेकिन उससे फिर हमें सीमा को लांघना था, काफ़ी लिखना था। तो उसमें जितना भी कम से कम मैं कर सकती थी, उसको एक तार्किक अंत तक पहुंचाने के लिए जो मेरे पास अनुभव थे, वो सब मोहन राकेश जी की विशेषताओं के साथ मिलके किसी तरह से हमने किया। मोहन राकेश ने इसको जब लिखा तो ये 1947 से शुरू होके 1950 तक लाए थे। अच्छा। मेरे सामने पहला सवाल तो यही था कि इसको मैं कहाँ तक ले जाऊं। कहीं तक भी मैं ला सकती थी, आज तक भी ला सकती थी, लेकिन एक तो समय सीमा थी मेरी, मतलब पृष्ठ सीमा थी। लेकिन मुझे एक ऐसी समयावधि चाहिए थी, एक माइलस्टोन होना चाहिए था कि मैं वहां तक लाई तो क्यों लाई, क्या लॉजिक है उसका। तो मैंने इतिहास को जो देखा, उसके बाद मैंने नवंबर 1952 चुना, क्योंकि हमारा देश 47 में आज़ाद हो गया था, लेकिन कश्मीर में तब राजशाही थी। तो कश्मीर को कानूनी रूप से राजशाही से जो मुक्ति मिली वो नवंबर 52 में मिली। तब तक वहाँ ये जमहूरियत के लिए जद्दोजहद जारी थी कश्मीर में। तो वहाँ तो मतलब नारे लग रहे थे कि नया कश्मीर लाओ, ये सब लड़ाई जारी थी। और उसमें ये हुआ दुर्भाग्य से कि जब विभाजन हुआ
तब तक जितने लोग कश्मीर जाते थे रावलपिंडी के रास्ते से जाते थे, वो रास्ता तो बंद हो गया, वो पाकिस्तान में चला गया। तो एक झटके के साथ कश्मीर जाना सैलानियों का बंद हो गया। और वैसे भी जो देश के हालात थे, सैलानी अपने आप ही कम होने थे। तो जब सैलानी ही वहां नहीं गए तो जो हाजी जीवन था वो पर्यटन पर, वो पर्यटन पर ही आधारित था सारा। तो ये समझिए कि दरिया का पूरा जीवन, दरिया ठप हो गया था। वो लोग फटे हाली, भुखमरी की हालत में आ गए थे। लोग अपने हाउस बोट बेच रहे थे, रातों रात हाउस बोट टूट रहे थे, बिक रहे थे। तो जो मेरी प्रोटैगनिस्ट है बेगम, जो नायिका है, वो भी अंततः इस स्थिति में आती है और वो अपना हाउस बोट बेच देती है। और अगले दिन सुबह जब वो खरीदने वाले आते हैं और उस पर हथौड़े पड़ते हैं तो उसका एक एक बार जो था उसके कलेजे में पड़ता है। वो हाउस बोट छोड़ के दरिया से बाहर निकल के जब पलट के देखती है तो हाउस बोट बहुत भारी भरकम, आपने देखा होगा, बहुत भारी भरकम होता है। वो जरा सा भी एक हथौड़े से हिलता है तो इतना हिलता है कि नीचे की सारी लहरें हिल जाती हैं और लहरें दूर तक हिलती चली जाती हैं। फिर उन हिलती लहरों में वो कांपती सी दिखती हैं दूर से, और उसमें जो भी परछाई दिखती है आसपास के, जैसे पहाड़ हैं दरिया के, वो भी कांपते, फिर पेड़ पौधे हैं, है ना, आसमान है। तो वो दूर से जब देखती है तो उसे लगता है कि अरे हाउस, मतलब एक हाउस बोट क्या कांपा, दरिया कांप गया। और दरिया क्या कांपा, पूरा कश्मीर कांप गया। पहाड़ों की सहमी सहमी सी परछाइयां, पेड़ों की सहमी, पूरा कश्मीर सहम रहा है। तो उस कोण से खड़े होके वो उसे देखती है और पूछती है, अपने आप से ही कहती है, कहाँ है नया कश्मीर, कहाँ है मेरा कश्मीर। तो मेरे सामने एक ये भी था कि जो उन्होंने नाम दिया कांपता हुआ दरिया, इसको किस तरह से सार्थक बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने इसका कहीं जिक्र नहीं किया था इसमें कि उन्होंने कि उन्होंने ये आगे जरूर करते कि उन्होंने ये नाम क्यों परसीव किया था। तो मेरे सामने ये भी चीज थी। तो इस तरह से मैंने इसका इस्तेमाल किया और एक मकसद ये भी रहा कि इससे कुछ ऐसी आयरनी सी उभरे कि जो पाठक है वो अपने आप को थोड़ा रिलेट कर पाए। तो बाकी तो आप बताएंगे, पाठक बताएंगे कि वो कैसा हुआ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा है आपने, सार्थक उपन्यास लिखा है, और कश्मीर के उस दर्द को भी इसमें सामने रखा कि कहाँ है नया कश्मीर। यानी राकेश जी ने जो 50 तक की कथा लिखी थी, आपने उसको कश्मीर 52 तक लेके आए। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि इस उपन्यास को जरूर पढ़ना चाहिए ताकि हम कश्मीर को बेहतर तरीके से समझ सकें। लेकिन मोहन राकेश जी की दृष्टि जो थी, मुझे बहुत खुशी हुई देख के, और थोड़ी हैरानी भी हुई कि इतनी परिपक्व थी। उन्होंने इतना रिसर्च किया था उसकी, मतलब उन्होंने जो किताबें पढ़ी थी अपनी डायरी में उसके नाम भी लिखे थे कि कौन कौन सी पढ़ी हैं। तो इससे भी मुझे समझ में आया कि उन्होंने जी कितनी तैयारी की है, तो बड़ी तैयारी से लिखते थे, इतिहास को जानने की और सबको कल्चर को जानने की। जी जैसे आपने इतिहास के बारे में अभी बात की, तो अभी मैंने आपकी एक कहानी पढ़ी थी, ताले में शहर। जी जी जी, ये तो यही से जी बिल्कुल, हाँ उपन्यास आया है, बिल्कुल अभी ताज़ा किताब है। वैसे इस कहानी को अभी पढ़ें तो ऐसा लगता है कि ये कहानी आज की कहानी है, जब आपने इसमें महामारी का जिक्र किया है। लेकिन महामारी पर आज के संदर्भ में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ने को मिली हैं इस दौरान, बहुत सारी ढेरों कहानियाँ आ रही हैं। लेकिन जब इस कहानी को मैंने पढ़ा तो ये कहानी मुझे सबसे अलग दिखाई दी। वो इसलिए कि आपने जो कोरोना जैसी महामारी के जो संदर्भ हमारे सामने आए, उसको आपने रॉलेट एक्ट के संदर्भों से जोड़ा है। जो हमारा ये हमारी, आप उस कहानी को 2020 में लिख रही हैं, लेकिन आपने 1920 में, यानी 100 साल पीछे के जब रॉलेट एक्ट हुआ था, उस समय जो स्पेनिश फ्लू चला था, उस स्पेनिश फ्लू के की पीड़ा को लेकर के आपने इस कोरोना महामारी को आपने जोड़ दिया। तो मैं ये आपसे थोड़ा मानना चाह रहा था कि इतने बड़े परिदृश्य को, तो उस समय की पीड़ा को आपने इस आज की पीड़ा के संदर्भ में देखा। तो इस बारे में आप, इस कहानी के बारे में, ताले में शहर के बारे में, क्योंकि इसमें एक नहीं कई सारे प्रसंग हैं। थोड़ा इसकी खासियत ये थी कि आप स्पेनिश फ्लू से इसको जोड़ करके ले गए। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपको कहानी पसंद आई। तो
असल में ये कहानी आपने बताई है कि 2020 में लिखी, और इसकी प्रेरणा भी मैं कहूँगी कि हमारा जो पहला लॉकडाउन हुआ था मार्च में, वो थी, क्योंकि एक झटके के साथ सब कुछ रुक गया था। तो हम बिल्कुल घर तक महदूद रह गए थे और एक तरह से बंद ही हो गए थे, ताले में ही थे। तो तब सारी दुनिया ने खैर अलग अलग कोणों से चीज़ों को सोचा उस जमाने में। तो मैंने भी ठहर कर उन स्थितियों पर बहुत सी बातों पर सोचा, और मुझे तब पता चला कि ठीक लगभग 100 साल पहले भी ऐसा ही एक पेंडेमिक आया था जिसने दुनिया को हिला दिया था। मैंने 1918-19 में जो स्पेनिश फ्लू आया था उसके बारे में पढ़ा, तो जाहिर है कि उस समयावधि के बारे में भी थोड़ा पढ़ना था, क्योंकि तब यहाँ अंग्रेज़ों का राज था। फिर इस बीमारी का थोड़ा सा उसका इतिहास भी मैंने पढ़ा। तो मैं जानकर ये हैरान हुई कि 100 साल पहले भी ठीक यही स्थितियां थी, सब जगह यही था। स्कूल कॉलेज बंद थे, दफ्तर बंद थे, मंदिर मस्जिद गिरजे सब बंद थे। दिल्ली में भी मेरी कहानी जो है वो दिल्ली की पृष्ठभूमि पे है, तो दिल्ली में भी सब कुछ बंद था। और जो बाहर जो लोग थे, मैंने उनके चित्र देखे, वो इसी मास्क लगा रहे थे, और अलग अलग तरह के मास्क थे। तो वो बाहर कुछ दफ्तर जैसे जाती थी, कुछ टाइपिस्ट लड़कियों के मैंने फोटो देखे तो मास्क लगा के थी। तो उससे बहुत कुछ अंदाजा मिला उस युग का उन चित्रों को देखकर। तो बिल्कुल लगभग ऐसा ही था। अब सवाल ये है कि हमारे मुल्क में ये जरासीम, ये वायरस आया कैसे? हमारे सैनिक वर्ल्ड वॉर में गए हुए थे। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये लोग जब लौट कर आए तो इनके साथ वो वायरस आया, और तब तक रेलगाड़ी यहाँ आ चुकी थी भारत में। तो रेलगाड़ी के जरिए जब वो इधर उधर गए तो उसी तेजी से ये बीमारी भी फैली। और आप यकीन जानिए कि सिर्फ भारत में इस बीमारी से उस 18-19 में जी 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। बुरी हालत थी, 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी जी। और जो हमने बाद में पढ़ा, ये कहानी तो मैंने मार्च अप्रैल में लिखी थी 20 में, लेकिन बाद में जो हमारे सामने यहाँ की तस्वीरें आई वो बिल्कुल मुझे वही विवरण उस तरह के मुझे पता चला कि वैसा हुआ था। मतलब शमशान कब्रिस्तान सब लाशों से भरे हुए थे। हमारी जो दिल्ली की जो यमुना थी, इसमें लाशें तैर रही थी उस जमाने में। अच्छा ये हाँ, अच्छा फिर बाजार में कफन नहीं मिल रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे, ज्यादातर इतने लोग मर रहे थे कि रिश्तेदार वो शव छोड़ के वहीं पे शमशान या कब्रिस्तान में छोड़ के आ जाते थे। तो उनके कफनों की चोरी हो जाती थी और वो दोबारा से बाजार में बेचे जाते थे। तो एक तरह से इंसानियत का भी मतलब किस तरह से लोगों की मजबूरी को भुनाया जाता है, ये भी कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। लेकिन इसके उल्टे कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे कि मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर था, तो जितने अंग्रेज डॉक्टर यहाँ के थे, हमारे पास तब यहाँ मिशनरी अस्पताल थे, डिस्पेंसरियाँ थी, बहुत अंग्रेज डॉक्टर थे, वो सब वर्ल्ड वॉर में गए हुए थे। और जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उनको पता चल चुका था कि ये बीमारी तो फैल चुकी है। तो भारत लौटकर कोई नहीं आया, सब अपने अपने मुल्क चले गए, अपने अपने घर चले गए। तो यहाँ सारी डिस्पेंसरियाँ, सारे अस्पताल खाली पड़े थे। और उस समय हमारे जो स्वराजी थे, कार्यकर्ता जो थे, वो बेचारे सर पे जिसको ना कफन बांधकर और चेहरे पे रुमाले बांध कर वो लोगों की मदद कर रहे थे। जो मैंने ऐसे भी विवरण पढ़े कि जो रेलगाड़ियां आ रही थी, भले चंगे लोग उसमें चढ़ते थे, जब वो अपने गंतव्य पे रुकती थी या तो बीमार होते थे या लाशें निकलती थी। इस कदर ये बीमारी फैली हुई थी। और ऐसे में प्रशासन बिल्कुल ठप था। जो अंग्रेज थे वो अपने घरों से नहीं निकलते थे, उनके कुछ इलाके भी थोड़े हवादार अलग से होते थे। और जो हमारे दिल्ली के चीफ कमिश्नर साहब थे, विलियम हेली, वो इतने डिप्रेशन में आ गए इस बीमारी की वजह से सुन के ही कि उन्होंने 3 महीने की छुट्टी ले ली साहब, और वो तफरी करने जापान चले गए। अरे हाँ बताइए। तो दिल्ली बेचारी रो रही थी, रो तो सारी दुनिया ही रही थी। तो यहाँ तो कोई माई बाप भी नहीं था, तो बहुत बुरी हालत थी। लेकिन उस समय
मैंने एंड में जो आपने कहा कि आपने रोलरडेक्स से जोड़ा, क्योंकि इतिहास से तो, परिवेश से तो, जो पृष्ठभूमि चुनी थी उससे जोड़ना था, तो वो मैंने दिखाया कि ये इंसान की खासियत है कि कुछ भी बाधाएं आए, अंततः वो अपने जीवन संघर्ष को मतलब झेलता हुआ अंततः उम्मीद का एक वो दामन थामे, उम्मीद को नहीं छोड़ता। हाँ, उम्मीद को नहीं छोड़ता। और उसने ये पूरी तरह से ये देखा, वो स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गया और उसने ये देखा कि चाहे शहर पे ताला हो, इंसानियत पे ताला नहीं पड़ने दिया जाए। ये आपकी कहानी में भी बात आती है। जी जी। तो जो लोग थे वो एकजुट हुए, सारी दिल्लियां मतलब एक तरह से लगी हुई थी इसमें, तो वो सब लोग फिर इस बीमारी का भूल कर आगे निकल गए। तो और यहाँ भी मतलब कमोबेश उस तरह की स्थितियां थी। तो मुझे ये कहानी, हाँ, अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये तो हमने एक कहानी का जिक्र किया, ताले में शहर, लेकिन अभी जो संग्रह आया है उसका भी यही नाम है। अच्छा, ताले में शहर। ताले में शहर जी। तो उसमें कुल जमा 5 कहानियां हैं और 5 ही बहुत लंबी कहानियां हैं, बहुत ही कहना चाहिए कि सृजनात्मक इत्मीनान से लिखी गई कहानियां हैं। लेकिन तीनों कहानियां अलग अलग परिवेश में हैं, अलग अलग कथाएं, प्लॉट हैं उनके, लेकिन उनको एक चीज जोड़ती है, एक सूत्र है जिसमें वो 5 जो हैं वो पिरोई हुई हैं। ये ताले में शहर है, ये शहर को खुलने के इंतजार में बैठा है। एक और कहानी है जिसमें कि हम एक और वायरस की बात कर रहे हैं, मानवता विरोधी वायरस, जिससे कि अगला आशंका ये है कि अगला विश्व युद्ध होगा। और ये कहानी मैंने लगभग 2007 में लिखी थी। तो और उस समय भी मैंने ये बात लिखी और लिखा कि एक वायरस जीवन मूल्यों को भी लग जाता है, उसका क्या करें, उसका क्या इलाज हो। फिर एक और कहानी है उसमें जब्त शुदा जी, उसमें मैंने वो माहौल लिया अंग्रेजों के ज़माने में 1930 में। जो संपादक लोग थे हमारे, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, जागरूकता तो फैला ही रहे थे आज़ादी की, लेकिन उनको उसकी भी आज़ादी नहीं थी। तो उसके लिए उससे वो आज़ादी की मांग कर रहे थे, उनको वो उस तरह से मुक्ति चाहिए थी, उस बंधन से मुक्ति चाहिए थी। फिर एक और कहानी है उल्टी सीटी, उसमें मैंने एक और वायरस की बात की है। जैसे कि कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, तो हमारा जो शरीर है अगर वो हार्डवेयर है तो इसका जो मन है वो सॉफ्टवेयर। और उस सॉफ्टवेयर में जब वायरस लग जाता है तो हमारा जो हार्डवेयर है, जो शरीर है, वो भी गड़बड़ा जाता है। तो वो कहानी जो है वो मानसिक रूप से असंतुलित लोगों पर लिखी गई कहानी है। उसमें उस वायरस से मुक्ति की बात है। और उसके बाद जो 5वीं कहानी है लंबी औरत, उसमें एक ऐसी आम साधारण गांव की औरत की कहानी है जो अपने जीवन के हालात से जूझती हुई, जिसके घर वाले उसे छोड़ जाते हैं, किसी तरह से जीवन संघर्ष करती हुई बेचारी अपनी ज़िंदगी पार करती है। लेकिन आखिर में आके जब वो अपनी अतीत को पलट कर देखती है तो उसे लगता है कि उसने बहुत लोगों की, वो आया थी एक अस्पताल में, उसे लगता है कि उसने बहुत लोगों की सेवा की है, दुनिया को बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छे काम किए हैं और झुकी नहीं है न्याय के सामने। तो वो ये भी देखती है कि वो उसका कद कितना लंबा है। तो यानी कि इस समाज को लंबी औरतें दरकरार नहीं हैं, तो वो इस मानसिकता से मुक्ति चाहती है। तो एक तरह से 5 कहानियां जो हैं ये अपनी तरह की इंसानी हक के लिए एक आज़ादी की बात करते हैं, एक ही सूत्र में पिरोई। हाँ जी जी 5 कहानियां जी। ठीक। और आपने जो वायरस का जिक्र किया, ये एक नई कल्पना को रखा है आपकी कहानियों पर ही। यदि और हम बातचीत को आगे बढ़ाएं तो आपकी एक कहानी संग्रह है गली दुल्हन वाली जी। गली दुल्हन वाली आपका कहानी संग्रह, उस कहानियों में भी स्त्री जीवन के अनेक संदर्भ में आपने चित्रित किए हैं। जैसे ये कहानी धामपुर की नित्या एक नायिका है जो अपने वजूद तलाश करती है, उसका भी आपने जिक्र किया लंबी कहानी। इसी तरह एक कागजी बुर्ज आपकी एक कहानी है जिसकी नायिका है गोपा, जो वैसे तो हमेशा मानसिक तनाव में रहती है और उस कहानी में कहीं स्मृतियाँ भी हैं और परिपक्व भी वो कहानी, वो चरित्र बहुत ज़्यादा मुझे लगता है।
तो इन कहानियों को पढ़ते हुए, स्त्री संबंधी कहानियों को पढ़ते हुए मुझे ये भी लगता है कि आपने अपने कथा लेखन में एक स्त्री के संघर्षों की एक नई इबारतों को आपने दर्ज किया है। तो मैं आज के संदर्भ में यदि स्त्री विमर्श के बारे में बात करूं, तो आप इस स्त्री विमर्श को आप आज के संदर्भ में किस रूप में सामने रखना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं सीधे साधे शब्दों में यही कहना चाहूँगी कि स्त्रियों को अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को जो उनकी हैं उसको प्रस्फुटित होने के लिए उसको पनपने का मौका मिलना चाहिए। अपनी ज़िंदगी के समाज में जो भी फैसले हो रहे हैं उसमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए। आज ऐसा हो रहा है कि अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद आप देखिए कितनी स्त्रियां स्वतंत्र हैं, कितने निर्णय ले पाती हैं, वो भी दूसरों के ही उस पर आश्रित रहती हैं। तो अब जैसे आपने गली दुल्हन वाली का ही नाम लिया, उसमें वो उस हिंसा से, घरेलू हिंसा से त्रस्त है। आज हम सड़कों पे निकलते हैं तो हम इतने सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते हैं, तो ये भी एक त्रासद स्थिति है। हाँ जी। फिर इसी तरह मेरा एक नाटक है अंत हाजिर हो। अच्छा। तो उसमें मैंने दिखाया कि बच्चियां अपने घर में सुरक्षित नहीं है। अच्छा। तो ये जो जहनियत है इसको बदलना है। ये जहनियत क्यों है? ये जहनियत क्यों है? क्योंकि देखिए हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है, ठीक है। लेकिन जो हमारी सोच है, जो हमारी विचारात्मक जो व्यवस्था है, जो संस्कारगत व्यवस्था है, वो पूरी तरह से सामंती है। हम सोचते उस तरह से हैं, ठीक है ना। बोलने के लिए कुछ है लेकिन मन में मानने के लिए कुछ और। सामंती अर्थव्यवस्था है, सामंती संस्कार हमारे में जी बिल्कुल बसे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो जब तक इसको नहीं बदलेंगे कुछ भी, तो इसको बदलने की सबसे पहले जरूरत है, और ये तभी बदलेगा। स्त्रियां तो देखिए बदल ही जाएंगी, उन्हीं के लिए तो सारा संघर्ष चल रहा है, तो वो क्यों नहीं बदलेंगे? किसको आज़ादी पसंद नहीं है बताइए? कौन अपने फैसले खुद नहीं लेना चाहेगा? तो उनको बदलने की तो ठीक है 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, वो बदल जाएंगी। सबसे पहले पुरुषों की मानसिकता बदलनी चाहिए, उनको बदलना होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि आवाज तो पुरुषों की ही मानी जाती है कि आवाज तो वही हुई जी। तो जब तक वो नहीं बदलेगी कुछ भी नहीं बदल सकता। जैसे एक मैम द्वारा लौट के आए नाटक पढ़ते हैं थोड़ा जी। तो वैसे एक नाटक है आपका हुमा को उड़ जाने। जी बिल्कुल। ये हुमायूं के जीवन पर आपका नाटक है। इसमें इतिहास भी है और कल्पना भी है जी। तो हुमायूं के जीवन पर नाटक लिखने की कोई खास वजह, क्या ये चरित्र आपको इतना हॉन्ट किया कि आपने इस पे पूरा नाटक लिखाए? जी हाँ, हॉन्ट तो किया। असल में मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि हुमायूं एक बहुत ही बदकिस्मत बादशाह था। अच्छा जी। उसने पूरी जिंदगी मृत्यु की छाया को जिया, और जो उसकी मृत्यु थी उसने जीवन के भ्रम को जिया। उनकी मृत्यु जो उनका वो पुराने किले में रहते थे, और उनका वहाँ पे कुतुब खाना भी था, यानी उनकी लाइब्रेरी भी थी। वो बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, ज्योतिष बहुत जानते थे। तो जब वो अपने सीढ़ियों से जब उतर रहे थे तो उसको फिसलने की वजह से वो घायल हो गए, और उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनकी मृत्यु को राजनीतिक वजहों से 17 दिन तक छुपाया गया, और उनकी मैयत वहीं रखी रही 17 दिन तक, जब तक कि अकबर को कहीं से तलाश करके नहीं लाया गया। तो मैं इन 17 दिनों पे मैंने सोचा कि नाटक लिखा जाए कि उन 17 दिनों में क्या हुआ, पूरा सारे संदर्भ हैं। लेकिन इसमें मैंने एक इतिहास से थोड़ी सी छूट ली कि मैंने इसको ये बदल दिया, क्योंकि ये इतिहास सम्मत है कि उस समय मुगल खानदान की कोई स्त्री यहाँ नहीं थी। अच्छा। दिल्ली में। लेकिन मैं करना चाहती थी किसी ऐसे शख्स के जरिए वो सूत्रधार हो, इन 17 दिनों को देखे, जो तो थोड़ी सी राजनीति को भी जानता समझता हो और हुमायूं के सबसे करीब हो। तो इसलिए मैंने उनकी पत्नी हमीदा बानो को चुना कि वही एक शिद्दत के साथ इसको इन सारी घटनाओं को बयान कर पाए। बहुत बहुत एक आखिरी सवाल जरूर आपसे पूछेंगे, बहुत सारी बातें थी आपसे कि आपको अपना, हालांकि सब रचनाएं प्रिय होती हैं एक लेखक को, लेकिन आपको यदि पूछा जाए कि आपको सबसे प्रिय आपके कहानी या उपन्यास या नाटक कौन सा है
और इसी के साथ ही दूसरा सवाल भी है कि यदि मान लो, क्या आपके जहन में लगता है कि कोई ऐसी रचना है जिसे यदि आपको दोबारा लिखने का मौका मिले तो आप और बेहतर तरीके से उसको लिख सकती हैं? दो छोटे छोटे सवाल, मेरे ख्याल से समय हमारा करीब करीब हो चुका है। हाँ नहीं, ये भी छोटे नहीं, बहुत बड़े सवाल है पर ठीक है। जहाँ तक आपने कहा, मुझे अपनी कौन सी सर्वाधिक प्रिय है, सर्वाधिक को सभी प्रिय है रचना के लिए तो नहीं, जिस समय मैं जिस कहानी या जिस उपन्यास पे काम कर रही होती हूँ उस समय वो पूरी तरह से सर्वाधिक प्रिय होता है। लेकिन जब दूसरी पे जाना होता है तो पहले वालों को थोड़ा दरकिनार करना पड़ता है। और एक बार जब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब रचना छप गई तो हमसे ज्यादा तो पाठकों की है ना, तो हम कैसे कहेंगे वो सर्वाधिक प्रिय। और जो दूसरा सवाल है वो तो ज्यादा ही मुश्किल है क्योंकि देखिए, हमने असंख्य लेखकों को पढ़ा है, सब महान लेखकों को पढ़ा है, उनकी इतनी बढ़िया किताबें पढ़ी हैं, तो इतनी किताबों का प्रभाव है कि किसी एक का नाम लेना तो अन्याय भी होगा किसी के साथ, क्योंकि उसकी भी अगर एक की एक किताब पसंद है तो 10 किताबें तो हमने शायद न पढ़ी हो, तो एक तुलनात्मक रूप से हम सही हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। और फिर साहित्य में सृजन जैसी उसमें मुझे लगता है ये सर्वाधिक शब्द ही नहीं होना चाहिए, एक साथ कई चीजें हमें पसंद आती हैं, तो नाम तो लेना मुश्किल काम है जी। चलिए, आपने बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी। आपने आज अपने सरोकारों को, अपने साहित्यिक समझ को, अपनी ज़मीनी लगाव को एक बहुत गहराई से पाठकों के सामने मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा जी। शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।